हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत के शास्त्रीय नृत्यों को हमने डिटेल में इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। हमने जो अभी तक पहले टॉपिक किए हुए हैं, जैसे कि हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था भारत के राज्यवार जनजातियों को विस्तार से पढ़ा हुआ था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर जाकर एक बार देख लें। अब जो इसमें हम पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ेंगे। जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं, जो भी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। उनमें जो भी नृत्यांगना है शामिल हैं, जो भी है, उनसे संबंधित शैलियाँ सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। हालाँकि हम उससे पहले जो है एक रिवीजन करेंगे, हम क्विक प्रीवियस रिवीजन करेंगे। तो उसमें हमने जो पढ़ा था भारत की राज्यवार जनजातियों के बारे में, और उनको हम किस तरीके से रिवीजन करते हैं, प्रश्नों के माध्यम से सामान्य तौर पर रिवीजन करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने जो इसमें शामिल किया है कि पहला क्वेश्चन है जो हमारा, वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 में के बीच में जो है उलगुलान आंदोलन चलाया था, जो झारखंड से में के मुंडा जनजाति का प्रमुख विद्रोह था। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संस्थाल हुल विद्रोह 1855-56 में हुआ, जो पश्चिम बंगाल और बिहार में संस्थाल जनजाति का विद्रोह था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन पूछा हुआ है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर देखो इसका जो सही आंसर है, तो पहला तो देखो सही है, 1899-1900 के बीच में हुआ था। इसमें जो बिरसा बिरसा मुंडा का जो कार्यकाल है, यानी कि समय काल था, तो 1875 में इनका जन्म होता है, और 1900 तक इनको जब तक फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था तब तक ये जिंदा थे, कह सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में ये मुंडा आंदोलन चलाया था, या कहें उलगुलान आंदोलन चलाया हुआ था। और ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ था ये वाला आंदोलन, जो विद्रोह था। और सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में जो है संस्थान विद्रोह हुआ था 1855-56 में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में ही हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट और जानना है कि बिरसा मुंडा की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है? तो ये जो जयंती है 15 नवंबर को मनाई जाती है। कब? 15 नवंबर को मनाई जाती है बिरसा मुंडा की जयंती, 15 नवंबर को। इनको धरती आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता कहा जाता है। धरती आबा कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का पिता कहा जाता है इनको। अगर एक चीज और देखी जाए, यहाँ पर जो 15 नवंबर को है, झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड स्थापना दिवस के रूप में, झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया? सी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित जनजातियों और उनके शासनों का सही मिलान करना है हमें। तो इसका ब्रोकपा या ड्रोकपा जो है, ये हमें जो मिलती है ये लेह लद्दाख में मिलती है। इसके अलावा टोटो है जो, ये अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल में मिलती है। और जो अपतानी है जो, ये हमें मिलती है जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में। और कोटा जो है ये नीलगिरी तमिलनाडु में मिलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बी नंबर सही है। तो इन जनजातियों का रिवीजन करेंगे आप राज्यवार तरीके से पिछली वीडियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान है? स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी कहलाता है। तो इसका जो प्रावधान है वो अगर देखा जाए तो छठी अनुसूची में है। थोड़ी सा हम विस्तार से यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। छठी अनुसूची जो है, तो छठी अनुसूची दो अनुच्छेदों से संबंधित है। अगर यहाँ पर मैं एक लिखता चलता हूँ, छठी अनुसूची दो अनुच्छेदों से संबंध है। अनुच्छेद 244 दो, 244 दो और 275 एक से संबंधित है। इनमें बेसिकली असम, मेघालय, और त्रिपुरा और मिजोरम के लिए प्रावधान है। इसमें जो प्रावधान है, इसमें लिखा हुआ है कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की बात की गई है। और वहीं अगर आप देखोगे तो इसमें दो चीजों का प्रावधान है। कौन कौन सी? स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान है। स्वायत्त जिला परिषद है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं जिसको। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान है। क्षेत्रीय परिषदों का जो बेसिकली कानून बनाने का करते हैं, जो लोकल परंपराएं होते हैं, कानून होते हैं, जैसे स्थानीय प्रशासन है, न्यायिक कार्य हो गया, संसाधनों पर नियंत्रण, इनसे संबंधित कानून बनाते हैं। वहीं जो पांचवी अनुसूची है, तो इसका जो प्रावधान है अगर देखा जाए तो 244 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में प्रावधान है। इसमें 10 राज्य शामिल हैं। कितने? 10 राज्य हैं टोटल।
अब 10 राज्यों में कौन कौन से 5 अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? सबसे पहले तो आता है आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद आता है तेलंगाना, तेलंगाना, और उसके बाद अगर देखा जाए तो तेलंगाना के बाद झारखंड, झारखंड, और इसके बाद अगर कोई आता है तो वो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और इसके बाद अगर कोई है तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और कौन सा है इसके बाद अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो चीज़ों को आपको याद करना है। और फिर इसके बाद देखा जाए तो गुजरात, गुजरात, और कौन सी चीज़ हैं इसमें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कौन सा छूटा हुआ है? राजस्थान, और इसके बाद अगर कोई है तो उड़ीसा, उड़ीसा। टोटल कितने? 10 स्टेट हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टेट हो गए जो कि इसमें शामिल हैं, अनुच्छेद 244(1) में, या कहें 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन है, जो कि 4 राज्य जो शामिल हैं उसमें को छोड़कर, उन राज्यों को छोड़कर, कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में आती हैं 3 सूचियां आती हैं, कौन कौन सी? या कहें हम क्षेत्रीय जो विषय होते हैं, कानून बनाने से संबंधित विषय हैं, जो विधि विषय हैं, उनको अलग करने के प्रावधान है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में जो है तो 22 भाषाएं हैं। बाकी आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, आपको बताना है दूसरी अनुसूची में कौन सा प्रावधान है। दूसरी और पहली अनुसूची बताना है आपको, दूसरी और पहली अनुसूची। और इसके अलावा अगर बताना हो तो 11वीं भी और 12वीं अनुसूची आपको बतानी है, 11वीं और 12वीं अनुसूची भी आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जंगल के राजा के नाम से जानी जाती है और महाराणा प्रताप की सेना में इस जनजाति के योद्धाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसके बारे में तो मैं 2-3 बार चर्चा कर चुका हूं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो इसका जो सही आंसर है वो है भील जनजाति। अब भील जनजाति से संबंधित कई तथ्य भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1-2 ही तथ्य जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर एक और चीज है, कौन से युद्ध में इन्होंने भाग लिया था? तो 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, महाराणा प्रताप वर्सेस किसके बीच में? अकबर के बीच में। तो 1576 के इसके हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने भाग लिया हुआ था, भील जनजाति के लोगों ने। मेवाड़ के इसमें कैसे इन लोगों को पता चला कि इन लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था? तो मेवाड़ के राज चिन्ह में एक राज वो मिलता है, राज चिन्ह मिलता है, जिसमें एक राजपूत भी है और एक भील योद्धा है, जिनको शामिल किया गया है और दिखाया गया है। और जो भील जनजाति है, भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है पूरे भारत देश में, सबसे बड़ी जनजाति है, लगभग 1.76 करोड़ लोग हैं इसमें। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल कितने पीवीटीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और किस राज्य में सर्वाधिक पीवीटीज हैं? तो इसमें जो है 75 पीवीटीज हैं, और उड़ीसा में 13 सर्वाधिक हैं। अगर यहाँ पर एक और चीज़ देखें तो उड़ीसा में सर्वाधिक 13 हो गए। जैसे यहाँ पे अगर कुछ नाम देखे जाएं कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने बताया था सोरा, इसके अलावा डोंगरिया, डोंगरिया, और कोंद, बोंडा, और इसके अलावा जुआंग, जुआंग और लोधा, ये सारी जनजातियां इसमें आती हैं। एक ही जो जो यहाँ पर मिलती हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को मिलाकर लगभग 12 जनजातियां हैं। इसके बाद जो स्थिति है उड़ीसा के बाद कौन सी? तो 12 जनजातियां आती हैं, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर, तेलंगाना को मिलाकर। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 7 हैं, छत्तीसगढ़ में 7 हैं, ठीक है, 7 पीवीटीज है। अगर पीवीटीज की कुछ विशेषताएं देखी जाए तो एक पूर्व स्तर की तकनीकी है, जो कि कहा जाए तो वेवर तकनीक होती है, उस तरीके से कृषि करते थे, झूम कृषि भी जिसे कहा जाता है। और अत्यंत कम साक्षरता दर होती है इनकी, और घटती एवं स्थिर जनसंख्या है। और अगर एक सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाहरी समाज से इनका अलगाव होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको, 4 पॉइंट याद रखने हैं
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीवीटीज की पहचान किसने की हुई थी सबसे पहले? तो पीवीटीज की जो है वो एक आयोग था, ढेवर आयोग था, जो कि 1973 में बना था, 1973 में बना था। इसने इसकी पहचान की थी आदिम जनजातीय समूह की, आदिम जनजाति समूह की, आदिम जनजाति समूह की। पीवीटी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 लोग मिलते हैं, 6 प्रकार की जो जनजातियां हैं वहाँ पर, वो सभी की सभी पीवीटीज हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य जहाँ की सभी जनजातियां जो हैं वो पीवीटीज में आती हैं? अच्छा, ढेबर आयोग ने जो सबसे पहले नाम लिखा हुआ था पीडीजी रखा था, पीटीजी मतलब पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स रखा था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था और पीवीटीज कर दिया गया था। अब चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत के शास्त्रीय नृत्य है जो, तो अभी तक टोटल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। कितने? 8। कौन कौन से? भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुर मणिपुरी मणिपुर में, और मोहिनीअट्टम केरल में, उड़ीसी उड़ीसा में, और सत्रिया नृत्य है जो वो असम में। तो टोटल 8 नृत्यों को मान्यता दी गई है किसमें? संगीत नाटक अकादमी ने, जो भारत में है, उसने लगभग 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। अगर आप चलेंगे तो शास्त्रीय नृत्यों में जो है 9 रस हैं, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। कौन कौन से? श्रृंगार रस, प्रेम, हास्य रस यानी कि हास, करुण यानी कि शोक, रौद्र रोष क्रोध, वीर उत्साह से भरा हुआ होता है, और भयानक जो कि भय है, विभत्स जो है वो घृणा का स्वरूप है, और अद्भुत जो है आश्चर्य, और शांत इसके अलावा निर्वेद। यानी कि टोटल जो है वो 9 है, जो कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा एक और माना जाता है वात्सल, यानी कि प्रेम वाला जो होता है, लेकिन वो माँ के प्रेम से संबंधित होता है। भरतनाट्यम जो है, अब हम भरतनाट्यम जो पहला शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो भरतनाट्यम को पहले क्या कहा जाता था? सदर अट्टम के नाम से जाना जाता था, सादर अट्टम के नाम से जाना जाता था। कृष्णा अय्यर ने जो है सबसे पहले सादर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द दिया गया था, भरतनाट्यम शब्द दिया था कृष्णा अय्यर ने। यह एक हार्य से विकसित हुआ है, जहां एक नर्तक और एक ही प्रदर्शन में अनेक भूमिकाएं निभाता है। दक्षिण भारत में यह जो है देवदासियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए दसिया अट्टम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला, सदर अट्टम के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यहाँ पर कौन सा ऐसा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है जिनका संबंध देवदासी प्रथा से है? तो वो है भरतनाट्यम है संबंधित। तो आपको इस तथ्य को जरूर याद करके रखना है। कौन से? कि ये देवदासियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसको दासिया अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। बाकी अगर अन्य तथ्य के रूप में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले जो है सादर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द का प्रयोग किया हुआ था। ये थोड़ी सा ज्यादा गहरा वाला तथ्य है। बाकी ये 2 तथ्य ऊपर से हैं, जिनको सामान्य तौर पर परीक्षा में पूछा जाता रहा है, अगर आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे। अगर इसकी विषय वस्तु के बारे में बात करें हम, तो भरतनाट्यम जो है दक्षिण भारतीय धार्मिक प्रसंगों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। और मुख्य तत्व में अगर देखा जाए तो भाव, राग, रस और ताल का समावेश है, यानी कि टोटल 4 तत्व हैं जिनका मुख्य रूप से समावेश है। कौन कौन से? भाव, राग, रस और ताल, यानी कि 4। और 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं अगर देखी जाए तो नृत्य यानी कि शुद्ध नृत्य रहता है, सोलो यानी कि अकेले परफॉर्मेंस किया जाता है। नाट्य जो है नाटकीय नृत्य है, एक प्रकार के समूह में किया जाता है, 4 लोग होंगे, 4 लोग मान लो या 3 लोग हैं, तो ये 3 लोग समूह के रूप में एक नाटकीय नृत्य करते हैं। इसके अलावा नृत्य जो है वो भावनाओं के साथ नृत्य किया जाता है। कई बार आप देखोगे आंखों का इधर उधर होता है इस तरीके से, इसके अलावा ऊपर हो हैं होती हैं। तो इसको जो है भावनाओं के साथ नृत्य किया जाता है सोलो। तो कभी नाराजगी दिखाई जाएगी, कभी क्रोध दिखाया जाएगा कि गुस्से हो गए, तो इस तरीके से भावना के साथ नृत्य किया जाता है सोलो, यानी कि अकेले परफॉर्मेंस किया जाता है, एक अकेला व्यक्ति ही इसको करता है। प्रदर्शन के 6 भाग हैं। प्रदर्शन के 6 भाग में से जो सबसे ज्यादा 2 चीजें हैं, आपको ये बार बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। एक तो पूछा गया है तिल्लाना, जो हिंदुस्तानी संगीत के तराना में उत्पत्ति होती है, लेकिन जो कह सकते हैं भरतनाट्यम का जो है अंतिम भाग के रूप में प्रदर्शित होता है। तो हिंदुस्तानी संगीत के तराना में उत्पत्ति है। इसके अलावा आता है अलारिप्पू, जिसमें आह्वान किया जाता है, शुरुआत जब प्रारंभ किया जाता है तो अलारिप्पू से प्रारंभ होता है। तो 2 चीजें तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना ही चाहिए। जाति स्वरम जो होता है वो नृत्य का भाग होता है।
शब्दम जो है शब्द के साथ लघु रचनाएं होती हैं। वर्णम जो है एक कथा में जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल हैं। पदम जो है धार्मिक प्रार्थना, भजन और कीर्तन से संबंधित हो। प्रदर्शन के टोटल कितने हैं? 6 भाग हैं। आपको अच्छे से याद रख लेना होता है। अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। यानी कि इनको इस तरीके से याद करना है आपको एक सीक्वेंस वे में। अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम और पदम और तिल्लाना, यानी कि एक सीक्वेंस वे में इनको याद होना चाहिए। अभिनय के तौर पे अगर देखा जाए तो एक भरतनाट्यम जो है कलाकार विचारों को व्यक्त करने और दर्शकों के बीच भावनाओं को जगाने के लिए अभिनय के एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभिनय के 4 प्रकार होते हैं: सात्विक अभिनय, अंगिका अभिनय, वाचिका अभिनय और आहार अभिनय। सात्विक अभिनय देखो आप यहाँ पर, सात्विक अभिनय वो है जो चरित्र की मनः स्थिति को उद्घाटित करके व्यक्त करता है। मतलब चरित्र इन द सेंस कि आपके अंदर क्या चल रहा है तो उसको उद्घाटित व्यक्त करने को व्यक्त किया जाता है, और उनके अंदर से क्या भावनाएं हैं वो उनको निकालने के प्रयास किया जाता है। अंगिका अभिनय जो है वो हाथ और पैरों और अंगों की गति, जैसे हाथ पैर कैसे चला रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं उस साइड जा रहे हैं, तो इन हाथ पैर और अंगों की गति जैसी शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करके व्यक्त करना होता है। वाचिका अभिनय जो है गीत, संगीत और संवाद जैसे भाषण माध्यमों का उपयोग करके व्यक्त करना होता है। आहार अभिनय है जो वेशभूषा, आभूषण, श्रृंगार जैसी सजावट का उपयोग करके व्यक्त करना होता है। तो इस तरीके से अभिनय शैलियां हैं। भरतनाट्यम की अगर विभिन्न शैलियां और वाणियां देखी जाएं तो तंजावुर शैली आती है जो कि कण्णप्पा पिल्लई इस शैली के प्रसिद्ध नटवार गुरु शिक्षक रहे हैं। एक ओर से तंजौर चौकड़ी के प्रत्यक्ष वंशज थे और इन्होंने जो है कन्नू स्वामी पिल्लई द्वारा प्रशिक्षित किया गया था तंजावुर शैली में। पांडनलूर शैली जो है इसके जो प्रसिद्ध जो थे कोई भी व्यक्ति थे वो थे मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई थी, और जो तंजौर के चौकड़ी प्रत्यक्ष वंश से संबंधित थी। इसके अलावा था वजुवर शैली जो कि तमिलनाडु के बाजुवर शहर के रमैया पिल्लई द्वारा किया गया था इसका निर्माण। और मेलातुर शैली जो है इसके जो श्रेय है माकुंडी दोई राजा को जाता है, अय्यर को जाता है, और यह अपने कोमल फुटवर्क, श्रृंगार रस पर जोर देने के लिए जाना जाता है। तो शैलियां हैं, अलग अलग शैलियों में अलग अलग इनका होता है। इसके अलावा कला क्षेत्र शैली आती है। इनकी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं जो पंडानुरल शैली, इनकी शिष्या थी कौन? रुक्मणी देवी थी, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया हुआ था। रुक्मणी देवी ने कला क्षेत्र शैली का। रुक्मणी देवी ने जो है चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की थी और इससे ही कला के रूप में भरतनाट्यम को बढ़ावा देने के लिए एक मंच बनाया गया हुआ था। तो ये भरतनाट्यम की शैली है जो आपको याद करके रखनी है। यहाँ पर एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो पीपीटी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्राइम जीके एसएससी, और वो आपको मिलेगा किस चीज पे? लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इसका जो कोर्स है तो कोर्स लिंक आपको हमारे प्राइम एकेडमी पर ऐप पर मिल जाएगी, और टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आता है प्रसिद्ध नर्तक कमला नारायण, बाला सरस्वती, टीवी चंद्रशेखर, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मण स्वामी, अलर मेलवल्ली, स्मृति कृष्णमूर्ति, हेमा मालिनी। तो इनको याद जरूर कर लेना है आपको। कौन कौन से? कमला नारायण, बाला सरस्वती, सीवी चंद्रशेखर। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतनाट्यम से कौन से नृतक संबंधित है। तो जब भरतनाट्यम से पूछा गया हो किस नृतक से संबंधित, तो ये वाले नाम लिखे होंगे या इनमें से कोई और लिखा होगा, तो इस तरीके से पूछा गया। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी, इनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। बाकी बाला सरस्वती और इनके बारे में भी कई बार पूछा गया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। हेमा मालिनी सामान्य तो याद रहता है तो वो तो ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, कई बार सोनल मानसिंह का भी नाम पूछा जाता रहा है। हाँ, इसमें ये है कि आपको प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट सेक्शन में जाकर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश जीके की क्लासेस अभी स्टॉप कर दी गई हैं। इसके लिए जस्टली हमारा एक नेक्स्ट चैनल बनेगा, उस चैनल पे हम एग्जाम करके स्टेट एग्जाम के नाम से, तो प्राइम एसएससी स्टेट एग्जाम के नाम से लॉन्च करेंगे। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बाकी उत्तर प्रदेश जीके के जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको मॉक टेस्ट सेक्शन में मिलने लगेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट नृत्य पर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी जो है कुचिलपुरम में या कुचिलापुरी का संक्षिप्त रूप है, और ये भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगर कहा जाए कुछ इसका आपको क्या रखना है याद, तो कुचिपुड़ी जो है कुचिलपुरम में, और इसकी उत्पत्ति जो है वो आंध्र प्रदेश के कुचिलापुरी नामक गांव से हुई थी। इसी कारण ही इसे कुचिपुड़ी कहा जाता है। इसको याद करने का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में जहाँ पर कुची बनाकर पुड़ी खाई जाती है, तो कुचिपुड़ी है ना, और कुचेलपुर गांव में। और इसकी उत्पत्ति जो है प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ नास्त्र शास्त्र में हुई है। और इसकी स्थापना देखा जाए तो अद्वैत वेदांत के जो संत थे
तीर्थ नारायण यति और उनके सिद्ध जो थे सिद्धेंद्र योगी नामक एकानाथ ने 17वीं शताब्दी में कुचिपुड़ी के आधुनिक संस्करण की स्थापना और आयोजन किया हुआ था। तो 17वीं सदी इसका आधुनिक संस्करण की स्थापना कब हुई है? अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो आधुनिक संस्करण की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई थी, 17वीं सदी में हुई थी। और इनके शिष्य थे किसके? संत तीर्थ नारायण यति के शिष्य थे सिद्धेंद्र योगी, जिन्होंने की हुई थी। समर्पण और तत्व की बात करें तो यह हिंदू भगवान कृष्ण की आराधना के रूप में हुई थी इनकी। और 3 शास्त्रीय नृत्य तत्व हैं इसमें, नृत्य, आवरणात्मक तथा काल्पनिक नृत्य, फिर नृत्य आता है और नाट्य आता है। तो ये 3 नृत्य तत्व शामिल हैं इसमें। संगीत की अगर बात करें तो कुचिपुड़ी में जब प्रवेश होता है, मतलब कुचिपुड़ी जब प्रारंभ किया जाता है, तो जो इसमें दारू संगीत का मुख्य विषय होता है। और दारू संगीत का जो मुख्य विषय है मध्यम और त्वरित गति में गायन होती है, तो जारू शैली को अपनाता है। दारू संगीत बोलते हैं इसको, और जारू शैली को अपनाता है। कौन सा संगीत? तो दारू संगीत, ये वाली दारू नहीं, आपकी देसी दारू ठर्रा नहीं, ठीक है। और जारू शैली, जारू शैली। आभूषण और रस की बात करें हम तो आभूषण और भृगु नामक हल्की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इस नृत्य में श्रृंगार रस की प्रमुख भूमिका निभाता है। शब्दम की अगर बात करें तो एकल नाटक या प्रदर्शन के एकल भाग को शब्दम कहा जाता है। लोकप्रिय कुचड़ी शब्दम कहा जाता है। दशावतारम शब्दम, मंडूका शब्दम, कृष्ण शब्दम, रामायण शब्दम, मंदोदरी शब्दम। तो लोकप्रिय कुचड़ी शब्दम में कौन कौन से? दशावतार शब्दम, मंडूका शब्दम, कृष्णा शब्दम, रामायण शब्दम और मंदोदरी शब्दम शामिल है इसमें। प्रसिद्ध नृत्य की बात करें हम तो गुरु श्रीमती विजया प्रसाद, डॉक्टर वेम्पति चेन्ना सत्यम, कल्पलाधिका, राजा और राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, आतिशा प्रताप सिंह, श्री लक्ष्मी गोवर्धन, श्रीमती वैजयंती काशी, हलीम खान, प्रतीक्षा काशी, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुणिमा कुमार, अच्युता मनसा, शोभा नायडू, उमा रामा राव, वेदांत सत्यनारायण शर्मा आदि। इनके नाम एक बार मैं आपको बता रहा हूँ जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाए। यहाँ पे एक चीज़ और है, कई बार रेड्डी अगर पूछा जा रहा है तो सामान्यतः वो कुचिपुड़ी से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो आपको सामान्य तौर पे अधिकतर तौर पे ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर 3-4 नाम तो आपको देखे जाएंगे, राजा और राधा रेड्डी सबसे पहले, कौशल्या रेड्डी, यामना रेड्डी, भावना रेड्डी। तो इस तरीके से जो नाम है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, लेकिन सारे के सारे नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ भी ख्याल रखनी है, याद रखना है आपको। कुछ नाम हैं जो क्वेश्चन में पूछे जैसे रहे हैं, जैसे एक तो हलीम खान पूछा गया है पहले, इसके अलावा अच्युता मनसा पूछा गया है और शोभा नायडू के बारे में भी पूछा गया है। वेंकैया नायडू नहीं है, शोभा नायडू है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं मोहिनी अट्टम, जो कि केरल में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? केरल का नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम जो है केरल में होता है, शास्त्रीय नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये हिंदू भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी के सम्मान में किया जाता है। कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम की माँ के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से, क्या नाम है? कल्याणी कुट्टी अम्मा, कल्याणी कुट्टी अम्मा। और शास्त्रीय आधार दिखाया तो यह नाट्य शास्त्र पर आधारित लास्य शैली है। इसमें नाट्य शास्त्र में वर्णित नृत्य और नृत्य शामिल हैं। इसमें चेहरे के भाव और हाथ के इशारे शामिल हैं। प्रदर्शन के 7 भाग होते हैं, तो इन 7 भागों को में से आपको पहला और 7वां तो याद होना ही चाहिए। बाकी यहाँ पर तिल्लाना भी लिखा हुआ है, तो तिल्लाना 5वां है, लेकिन उसमें जो भरतनाट्यम में था तो वो अंतिम था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग है। तो तिल्लाना जो है संगीतकार द्वारा बनाई गई धुन की नर्तक की व्याख्या है। चोल केतु जो है आह्वान होता है, ठीक है। मोहिनीअट्टम में आह्वान देवी भगवती को श्रद्धा अर्पित करने से शुरू होता है और शिव की प्रार्थना के साथ समाप्त होता है। यहाँ पर याद रखना क्या चीज, देवी भगवती की श्रद्धा से अर्पित होता है, श्रद्धा अर्पित करने से शुरू होता है और शिव की प्रार्थना से समाप्त होता है। जाति स्वरम या अधिक निश्चित रूप से स्वरा ज्योति, बिना किसी भाव के नृत्य जो केवल टिप्पणियों और बिना गीत के किया जाता है। वर्णम जो है वह एक नाटक है जिसमें वह अंतर्निहित कहानी या संदेश को संप्रेषित करते समय ध्यान भटकाने के लिए नकल करती है। पदम गीत है। तिल्लाना जो है संगीतकार द्वारा बनाई गई धुन की नर्तक व्याख्या है। श्लोकम जो है प्रशंसा में एक भजन है। सप्तम जो है अभिव्यक्ति या अभिनय को प्रथम बार प्रदर्शनों की सूची में प्रवेश किया गया है। तकनीकी पहलू की अगर बात करें हम तो मोहिनीअट्टम की तकनीकों में अदावस, कदम और मुद्रा, हाथ के इशारे शामिल हैं। अदावस जो है 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, थगनम, जगनम, धगनम, सम्मिश्राम। सम्मिश्राम अदावस जो है इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया है, थगनम, जगनम, धगनम, सम्मिश्राम।
और इन अदावज में 20वीं सदी में कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। ऐतिहासिक संबंध की बात करें हम तो भारतीय न्याय शास्त्र में मजहाम मंगल नारायणन नमूदरी द्वारा लिखित व्यवहार माला जो है, जो 1709 में लिखी गई थी, उपलब्ध है इसका। भारतीय न्याय शास्त्र पर कौन सा? महाम मंगलम मनारायणम नमूदरी, मैं भी कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि साउथ वर्ड है थोड़ी सा, इस वजह से। हालांकि शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, कुछ ऐसा हो रही है। में जहाँ मंगल नारायणम नमूदरी कहलाता है व्यवहार माला, जो 1709 में लिखी गई थी। 4 भागों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अदावस के जो 4 भाग हैं इनको बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। चारों भागों को एक विकल्प में लिख दिया जाता है और फिर एक और शामिल कर दिया जाता है बीच में, उनको हटा दिया जाए। जैसे थगनम जगनम धगनम सम्मिश्रम, सगनम हो गया। अब मान लो सगनम लिख लिया तो आपने लगा दिया सगनम, जल्दी जल्दी गलत हो जाएगा वो। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि किस चीज को याद रखना है। मुद्राओं की अगर बात करें हम तो मुद्राएं जो है हस्तलक्षण दीपिका पुस्तक पर आधारित हैं और कुल 24 मुद्राएं होती हैं इसमें। और इनमें से कुछ हैं जो है पटाका, कटकम, मुष्टि, करथरी, ये सारे हैं जो कि 24 मुद्राओं में से एक शामिल हैं। इसमें प्रसिद्ध नर्तक की बात करें हम तो सुनंदा नायर, स्मिता राजन, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन और विनीता नेडू गंडी। अच्छा, मैं यहाँ पर ट्रिक क्यों नहीं बता रहा हूँ, एक चीज आपके दिमाग में आती होगी, ट्रिक क्यों नहीं बता रहा हूँ। ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ट्रिक तो याद कर लेते हो, ट्रिक याद कर ले। कई बार ऐसा होता है कि आपको ट्रिक तो याद आ रही है लेकिन उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा है। और ये भी एक और होता है कि आप कहोगे कि विकल्प देखते ही याद आ जाएगा। अगर विकल्प सेम हुए तब, अब मान लो जय प्रभा है और जय जय प्रदा हो गया, इसमें जय प्रभा की जगह पे जय प्रदा हो गया। अब मैंने तो बता दिया था जा, तो लेकिन वहां पे तो याद नहीं आ रहा ना आपको कि जय प्रभा थी कि जय प्रदा थी। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखो, ट्रिक के पीछे बहुत ज्यादा कम पढ़ो, उसकी जगह पे सबसे ज्यादा अगर पढ़ना है तो वो प्रैक्टिस करो। कई सारे ऐसे टीचर हैं जो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं और बाइलिंगुअल पढ़ाने के दौरान वो ये गलती करते हैं कि स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, या तो हिंदी या इंग्लिश, दो में से कोई एक लैंग्वेज चूज करो। अगर इंग्लिश से पढ़ रहे हो तो प्योरली इंग्लिश से ही पढ़ो, सारी बुक्स इंग्लिश से पढ़ो, सारे लेक्चर इंग्लिश से लिखो, बाइलिंगुअल टीचर के पीछे मत भागो। मैं एक चीज, मैं यहाँ पे किसी भी टीचर को ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो उनका अपना पढ़ाने का तरीका है, उनका समझाने का अपना तरीका है, वो अपने बेस्ट तरीके से करते हैं जो भी है। बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ कि बाइलिंगुअल के पीछे भागने की वजह से आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है सामान्य तौर पे। मेरा खुद का यही मैंने देखा हुआ है। या तो फिर इंग्लिश में शिफ्ट हो जाओ पूरा का पूरा, या हिंदी में शिफ्ट हो जाओ, जिस उसमें हो कमांड करो। इंग्लिश उतनी सीखो जितना आपको जरूरी है। हाँ, बाद के लिए सीखो कि आपको बोलना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको जरूरत पड़ेगी, ऑफिस वर्क में सब कुछ पड़ेगा, उसके लिए आप सीख सकते हो। लेकिन एज ए सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, या तो इंग्लिश से पढ़ना है या हिंदी से पढ़ना है। हाँ, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, फिर सब्जेक्ट के लिए ही पढ़ो कि आपको पास होना है। तो उसमें अगर आपको 30 में 30 चाहिए है तो 30 में 30 नंबर चाहिए। अब ये मत करो आप कि जीएस भी आप इंग्लिश से पढ़ रहे हो और इंग्लिश तो इंग्लिश पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो एक तरीका अपना लो, इंग्लिश या हिंदी, लैंग्वेज का बैरियर खत्म करो, सिंपल सी बात है। फिर आता है मणिपुरी नृत्य, जो कि मणिपुर में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मणिपुर। तो मणिपुरी नृत्य है मणिपुर में। और ये मणिपुर जो है ये हिंदू वैष्णव विषयों से संबंधित है और राधा कृष्ण के प्रेम प्रेरित नृत्य नाटक रासलीलाओं के लिए जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य की 2 श्रेणियां हैं, जगोई नृत्य और चोलम नृत्य। ठीक है, भरत के नाट्यम के जो है नाट्य भरतनाट्यम नहीं, भरत के जो है नाट्य चित्र में वर्णित लास तत्व पर दर्शाता है। और चोलम जो है शास्त्रीय नृत्य है जो तांडव तांडव नृत्य का रूप है, लास और तांडव नृत्य के रूप में है। और मैती समुदाय के जो बहुसंख्यक व्यक्ति हैं मणिपुरी नृत्य को जगोई कहते हैं। क्या कहते हैं? जगोई कहते हैं मैतेई समुदाय के, क्योंकि आजकल मैतेई के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि बहुसंख्यक व्यक्ति मणिपुरी नृत्य को जगोई कहते हैं। उसके धार्मिक पहलू की बात करें हम तो यह शैव और शक्ति पंथ के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। इसमें भगवान शिव, नोंगपिंग निंगाथो, पार्वती पेंथोइबी को समर्पित है और अनुष्ठानिक नृत्य की भी शुरू हुए हैं। मणिपुरी नृत्य को विभिन्न रूप से रास, संकीर्तन, ढोल चोलम, करताल चोलम, पुंग चोलम नृत्य करते समय नर्तक पंग ड्रम बजाते हैं और थांगता यानी कि मार्शल नृत्य आर्ट रूप है इनका। संकीर्तन की अगर बात करें तो हम मणिपुर संकीर्तन को 2013 में यूनेस्को की मान्यता और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। मुख्य रूप से जो है मणिपुर है, त्रिपुरा और असम के कुछ भागों में भी वैष्णव समुदाय द्वारा प्रचलित है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और इसमें 2
प्रयुक्त वाद्य यंत्र हैं झांझ और ड्रम। तो ये आपको याद रख लेना है कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, तो झांझ और ड्रम का प्रयोग किया जाता है। रासलीला की अगर हम बात करें तो रासलीला यहाँ पर, रासलीला क्यों, ये मणिपुर नृत्य से ही संबंधित है। रासलीला का तात्पर्य दिव्य प्रेम के नृत्य से है। भगवान विष्णु के 8वां अवतार था इनका, कौन सा, कृष्ण, और भगवान कृष्ण की पत्नी राधा के बीच में, पत्नी नहीं थी, प्रेमिका थी, तो यहाँ पर एक चीज रखना है, प्रेमिका, राधा के बीच में प्रेम को खूबसूरती से चित्र किया गया है। रासलीला के 3 प्रकार हैं। ताल रासक ताली के बाद में, दंड रासक जो है ड्रम को 2 छड़ियों से बजाया जाता है जबकि नृत्यक स्थिति ज्यामिति आकृतियां बनाती हैं, और मंडल रासक जो है भगवान कृष्ण गोपियों से घिरे हुए रहते हैं केंद्र में। तो इस तरीके से रासलीला के 3 प्रकार होते हैं। मणिपुर नृत्य के जो है कई अलग अलग रूप हैं। तो सबसे पहला जो आता है पुंग चोलोम, इसका अर्थ है नगाड़ों की गर्जना। मणिपुर संकीर्तन संगीत शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। ढोल चोलोम है जो ड्रम नृत्य या ढोलक चोलोम है, वसंत ऋतु में किया जाता है, या जैसे इसको याओ सांग कहा जाता है। मतलब ढोल चोलोम जो है इसको याओ सांग के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये वसंत ऋतु में किया जाता है। इसका अर्थ है, याओ सांग का जो अर्थ है, होली का वसंत त्योहार भी कहा जाता है। फिर आता है करताल चोलम, जो झांझ का तांडव नृत्य है, और जो करताल चोलम है ये केवल पुरुष नर्तकों द्वारा ही किया जाता है। झांझ का तांडव नृत्य, झांझ का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया हुआ था, झांझ मतलब जो वाद्य यंत्र है उसको बजाया जाता है। झांझ का कौन सा, करताल चोलम कहा जाता है। थांग ता नृत्य जो है मणिपुर का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, और यह नाम जो है 2 शब्दों से बना है, थांग जिसका अर्थ होता है तलवार, और ता जिसका अर्थ होता है भाला। तो इनको याद रख लेना है आपको। मणिपुरी नृत्य के जो प्रसिद्ध नर्तक देखे जाएं तो हंजावा गुरु विपिन सिंघा, झवेरी बहन नयना झवेरी, रंजना झवेरी, सुवर्णा झवेरी और दर्शना झवेरी। तो यहाँ पर एक चीज और है, झवेरी बहन है तो जैसे तैसे आपको याद ना हो अगर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर रख लेना झावेरी। झावेरी जो है एक किससे संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित हो गया। अब झावेरी से रिलेटेड कोई भी नाम आ जाए, नयना झवेरी, रंजना झवेरी, सुवर्णा झवेरी और दर्शना झवेरी, कोई भी नाम आ जाए आपको टिक कर देना है। निर्मला मेहता, सविता मेहता, युम लेंगवम गम्भनी देवी, युम लेगमम गम्भनी देवी, ये नाम है, आपको याद रख लेना है, मणिपुर नृत्य से संबंधित है। फिर आता है उड़ीसी नृत्य, उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा राज्य में फेमस है उड़ीसी नृत्य। उड़ीसी जो है, अगर अच्छा मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो और अगर आपको ऐसे नृत्य देखना हो तो कल्चर प्रोग्राम होते हैं अक्सर दिल्ली में या किसी भी राजधानी में होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे नृत्य आप देख सकते हैं, उनको बारे में थोड़ी सा और ज़्यादा जान सकते हैं। 20-30 रुपये की टिकट होती है, कई बार फ्री भी होता है, तो ऐसी जगह पे आपको जाना चाहिए बजाय अदर कहीं जगह घूमने से अच्छा है। उड़ीसी जो है, उड़ीसा की जड़ों का पता जो है नाट्यशास्त्र लगाया जा सकता है, और इसकी जो है दक्षिण पूर्वी शैली को ओधरा मगध के नाम से जाना जाता है। प्रदर्शन और विषय की अगर बात करें तो यह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो उड़ीसी नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धार्मिक कहानियों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, विशेष रूप से वैष्णववाद, भगवान जगन्नाथ विष्णु के रूप में है। प्राचीनता अगर देखे जाए, वैष्णव भगवान है जो भगवान जगन्नाथ के रूप में है, विष्णु के रूप में, भगवान जगन्नाथ विष्णु के रूप में। और यह भारत में सबसे पुराना जो है जीवित शास्त्रीय नृत्य है, जो उदय गुरुगिरी गुफाएं हैं वहां पर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। कब, 2वीं सदी के आसपास, यानी कि सातवाहन काल के आसपास, सातवाहन काल के आसपास, 2वीं सदी ईसा पूर्व, सातवाहन काल भी नहीं, सातवाहन काल तो 2वीं सदी ईसवी में था, 2वीं सदी ईसा पूर्व में नहीं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर खारवेल के संबंधित रहा होगा कोई, ठीक है। और 2 मुख्य शैलियों की बात करें अगर हम, तो पारंपरिक उड़ीसी जो है 2 मुख्य शैलियों में मौजूद है। प्रथम महिलाओं द्वारा पवित्र और आध्यात्मिक मंदिर नृत्य महारस पर केंद्रित है, और दूसरा लड़का द्वारा लड़कियों की पोशाक में एथलेटिक या कलाबाजी अभिनय किया जाता है। प्रदर्शन के तत्वों की अगर बात करें हम, तो प्रदर्शन और प्रदर्शनों की सूची में शामिल है मंगलाचरण नृत्य, यानी कि शुद्ध नृत्य कहा जाता है जिसे। इसके अलावा नृत्य यानी कि अभिव्यंजक नृत्य होता है। नाट्य यानी कि नृत्य नाटक। मोक्ष जो है आत्मिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक मुक्ति मुक्ति को दर्शाता है, जो कि नृत्य का चरमोत्कर्ष है। नृत्य और अभिनय की अगर बात करें तो ओडिसी के 2 सबसे रोचक आकर्षण हैं। नृत्य जो है नर्तक सजावटी गतिविधियां बनाने के लिए उत्कृष्ट शारीरिक गतिविधियां करते हैं। अभिनय जो है नर्तक किसी धार्मिक कहानी या किंवदंती को समझाने के लिए चेहरे के भाव बनाते हैं। नाट्य शास्त्र में 24 मुद्राएं वर्णित हैं, और अभिनय दर्पण में है 28 मुद्राएं वर्णित है। अच्छा, ये दोनों ग्रंथ हैं, नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण। नृत्य की स्थितियों की बात करें तो उड़ीसी नृत्य में जो है 3 प्राथमिक स्थितियां हैं, समाभंगा, अभंगा और त्रिभंगा।
दो प्रमुख मुद्राएं हैं। त्रिभंगा जो है एक बहुत ही स्तृण मुद्रा है जहाँ शरीर, गर्दन, धड़ और घुटनों पर विक्षेपित होता है। चौक जो है एक वर्ग की नकल करने की वाली स्थिति है और शरीर के भाग के साथ एक बहुत ही मर्दाना रुख है, समान रूप से संतुलित होता है। तो दो प्रमुख मुद्रा हो गई, त्रिभंगा और चौक। शास्त्रीय प्रदर्शन के जो है 5 तत्व होते हैं, मतलब ओडिसी जो है उसके प्रदर्शन के 4-5 तत्व हैं। इन पांचों तत्वों को आपको बहुत अच्छे से रट्टा मार लेना है। आजकल क्या है, न्यू पैटर्न में जो, तो न्यू पैटर्न में एक चीज हो गई, एडुकेटिव पैटर्न है या जो भी है उसको नाम आप जो भी देना चाहते हैं, तो न्यू पैटर्न में एक चीज हो गई कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन रहेगा जिस प्रकार से मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, एक क्वेश्चन, फिर एक विकल्प, दो विकल्प, तीन विकल्प भी हो सकते हैं, और फिर इसने पूछा सही है। फिर इसमें ये हो सकता है केवल एक, केवल एक और दो, और फिर ऐसे केवल एक, दो, तीन, और या कहें इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। एक लंबा क्वेश्चन रहता है तो टाइम टेकिंग भी हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि शुरू का पढ़ा और लास्ट तक भूल गया। तो आपको यहाँ पर एक चीज रखनी है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहाँ पर मिलेगी? प्राइम एकेडमी ऐप पर मिलेगी। तो शास्त्रीय प्रदर्शन के 5 तत्व हैं। मंगलाचरण, मंच और दर्शकों के लिए एक विशेष दिव्यता की प्रशंसा। स्थाई या बाटू जो है ओडिसी नृत्य की तकनीकी का परिचय देता है। और पल्लवी जो है अमूर्त रूपों के माध्यम से एक विशेष भाव उत्पन्न करती है। अभिनय जो है एक विशिष्ट भगवान देवी के कार्यों के बारे में एक पारंपरिक कहानी प्रस्तुत करता है। मोक्ष जो है सभी प्रतिभागियों को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है। तो इस पांचों तत्वों को याद रखना है। कौन कौन से? मंगलाचरण, स्थाई या बाटू, पल्लवी, अभिनय या मोक्ष। ये पांचों के पांच याद रखने हैं। प्रसिद्ध नर्तक की बात करें हम तो सबसे पहले सोनल मानसिंह आता है। सोनल मानसिंह ये बहुत ज्यादा पूछा गया। इसके अलावा झीलम परांजी पे ये भी पूछा गया है। संयुक्ता पाणिग्राही, मायाधर राउत, गंगाधर प्रधान, इलियाना सितारिष्टी, लीना मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, बेजनी सतपथी, माधवी मुगदल और संचिता भट्टाचार्य। तो ये प्रसिद्ध नर्तक हैं, इनको जरूर नाम आपको याद रखना है। सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही, झीलम परांजपे, मायाधर राउत, गंगाधर प्रधान, इलियाना सितारिष्टी, लीना मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, विजयनी सतपथी और माधवी मुगदल और संचिता भट्टाचार्य। तो इनके नाम आपको बहुत अच्छे से रट्टा मार लेने हैं। आता है सत्रिय नृत्य असम। जो सत्रिय नृत्य कहाँ, किस स्टेट का है? असम का है। सत्रिय नृत्य की जो उत्पत्ति हुई थी वो 15वीं सदी में हुई है और असम में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा इसको शुरू किया गया था, जो कि नव वैष्णव आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में थे। इन्होंने एक भाग के रूप में 17 नामक एक मठ की स्थापना की हुई थी। और शास्त्रीय नृत्य जो है इसको 2 शैलियों में वर्गीकृत किया गया है। पौरासिक भंगी यानी कि तांडव या मर्दाना शैली कहा जाता है, और स्त्री भंगी यानी कि लास या स्त्री शैली भी इसको कहा जाता है। सामान्य तौर पे जो तांडव नृत्य है वो पुरुष वर्ग द्वारा किया जाता है, और वहीं जो लास नृत्य है वो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। पोशाक, अगर इसकी पोशाक यानी कपड़े जो पहने जाते हैं, तो पेट सिल्क साड़ी इस नृत्य में उपयोग किया जाने वाली सबसे साड़ी है। एक क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इसको पूछा गया है। इसमें लिखा है पेट सिल्क साड़ी जो है, जो इसमें सबसे लोकप्रिय साड़ी है। इसके अलावा इसमें रंगीन रूपांकनों और डिजाइनों के माध्यम से इलाके का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि असम के संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। संगीत की बात करें तो इसमें जो है शंकर देव द्वारा रचित बोर गीत इसमें प्रयोग किए जाते हैं। बोर गीत कहा जाता है। शंकर देव जो कि नव वैष्णव आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में थे। माटी अखाड़ा जो है सत्रिया की मूल नृत्य इकाई जो है और व्यायाम की जो माटी अखाड़ा कहा जाता है। 64 माटी अखाड़े हैं और उनमें 8 मुख्य प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ओरा, सात, झलक, सीतिका, पाक, जाप, लौन और खार। तो 8 प्रकार से हैं इसमें और विभाजित किया जा सकता है इनको। और इसमें प्रसिद्ध नृतक की बात करें जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, सत्रिया नृत्य से संबंधित, शास्त्रीय नहीं सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। गुणगान दत्त बारवायन, मणिक बारवायन, जोगेंद्र दत्त वायन, अनीता शर्मा, सरोदी सेकिया, हरिचरण भुइयाँ और बोरवायन, रामकृष्ण तालुकदार, रंजू मोनी शौकिया सेकिया आदि हैं। ये प्रसिद्ध नृतक रहे हैं। कथक उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश में कथक जो शब्द है संस्कृत के वैदिक शब्द कथा से आया है। इसका अर्थ है कहानी और कथाकार कहा जाता है। और कहानी कथाकार वह है जो, कथाकार का अर्थ होता है जो है जो कहानी सुनाता है या कहानियों से संबंधित होता है। तो कथक जो है किस शब्द से आया हुआ है? कथा से आया हुआ है। इसका अर्थ होता है कहानी। और इसके जो प्रमुख विषय होते हैं कथक के, वो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी से संबंधित हैं। और इतिहास में अगर देखा जाए तो यह मुगलों के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ। और इस नृत्य का जो स्वर्ण युग है, सबसे स्वर्ण युग था, वाजिद अली शाह है, अवध के अंतिम नवाब थे जिन्होंने के संरक्षण में आया हुआ था। और कथक नृत्य के जो है वो 3 मुख्य भाग रहे हैं। मंगलाचरण और नाट्य शास्त्र के अलावा में वर्णित है जो नृत्य या नृत्य कहा जाता है।
नृत्य जो है कलाकार द्वारा चित्र शुद्ध शुद्ध नृत्य होता है, और नृत्य वह हो देता है जो कलाकार स्वर और वाद्य संगीत के साथ है इशारों, भावों, धीमी और सारे गतिविधियों के माध्यम से एक कहानी या विषय को प्रदर्शन करते हैं। इसकी ऐतिहासिक संबंध की अगर बात करें हम, तो कथक प्रदर्शन के दौरान चेहरे के भाव, कामुक भाव का उल्लेख 1900 में प्रकाशित मार्कस बी फुल्लर की पुस्तक जो है द डांस ऑफ इंडियन वुमेनहुड में किया गया था। इसके अलावा देखो, इसकी प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो आपने बिरजू महाराज की कई सारी वीडियोज भी देखी होंगी, तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, तो आपको कथक नृत्य समझ में आ जाएगा काफी हद। तो कथक नृत्य जो है पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, कुमारी कमला, सुनन्या हजारीलाल अग्रवाल, पंडित दुर्गालाल, प्रेरणा श्रीमाला, रानी कर्णा और सितारा देवी और रूपा रानी दास बोरा आदि शामिल हैं। ये प्रसिद्ध नृतक हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं काफ़ी पीछे आ गया हूँ यहाँ पे। अच्छा, कथकली में आ गए थे हम। ठीक है। कथकली हम पढ़ रहे थे, केरल में है। जो कथकली जो है केरल में फेमस है, केरल राज्य में। कथकली जो है केरल में, कथकली शब्द कथा संस्कृत से ही लिया गया है। इसका अर्थ होता है कहानी या बातचीत या पारंपरिक कहानी या काली से संबंधित है। सो आपको यहाँ पर एक चीज रखनी है, पूर्ववर्ती और महाभारत और रामायण पर आधारित जो है कृष्ण नाट्यम या राम नाट्यम नामक जो है, राम से बेहतर है, राम नाट्यम नामक नृत्य नाटक कला और कथकली के पूर्ववर्ती हैं। पंचललित कलाओं का इसमें समन्वय होता है। साहित्य जिसको साहित्यम कहा जाता है, संगीत जिसको संगीतम कहा जाता है, चित्रकला जिसको चित्राम कहा जाता है, अभिनय जो है नाट्यम कहा जाता है, नृत्य नृत्यम कहा जाता है। नृत्य शैली जो है अभिनय, अंगिका, आहार, वाचिका और सात्विका कहा जाता है। नृत्य या नृत्य जो है नाट्य है, इसके चार पहलुओं को जोड़ती है। अच्छा, नल चरितम जो है, नल चरितम कहानी उन्नाई बेरिया द्वारा लिखी गई है। यह नल और दंपति के बीच असीमित प्रेम की प्रेम प्रसंग युक्त कहानी है। मुद्राएं जो है 24 मूल मुद्राएं जो है हाथ के सारे और कुल 470 विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है इसमें। पात्रों का अगर वर्गीकरण बात करें हम, तो इन नृत्य के पात्रों में व्यापक रूप से विभाजित किया गया है। सात्विक कृष्ण और राम जैसे महान चरित्र, राजसिक बुरे चरित्र, तामसिक जो है दाढ़ी वाले चरित्र से है। संगीत जो है केरल के पारंपरिक सोपना संगीत का अनुसरण करता है। आहार अभिनय की बात करें हम, तो कथकली में जो है आहार अभिनय, वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार के उपयोग पर अधिक जोर दिया जाता है। प्रदर्शन की अगर बात करें हम, तो कथकली का जो है प्रदर्शन जो है, तो केली कोटू से शुरू होता है और उसके बाद थोड़ियम होता है। केली कोटू की जो शाम किए जाने वाली कथकली नृत्य की औपचारिक घोषणा जब आंगन में थोड़ी देर के लिए ढोल और झांझ बजाए जाते हैं। इसके बाद जो है संगीतकार ढोल वादक मिलप्पादम में अपने कौशल की प्रदर्शनी के साथ मंच संभालते हैं, और प्रदर्शन का जो अंत है वो है धनसी नामक शुद्ध नृत्य से प्रदर्शन होता है। फिर आता है त्रानोक्कू, उसके बाद पाचामिनक्कू, इसके अलावा कलासम जो कली के नृत्य का अनुक्रम है। तो आपको इस क्रम को याद कर लेना है, वही बेहतर तरीका है। इसके अलावा कथकली से संबंधित जो नर्तक हैं, कलामंडलम गोपी, हरिप्रिया नवुंदरी, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कोट्टा कल शिवरामन, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, कलामंडलम वासु प्रसारोड्डी, कवुंगल चतुथनी पाडिक्कर। ये नाम बड़े कठिन हैं, इनको तो एक दो ही याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो फिर आता है छऊ नृत्य जो है, लोक नृत्य है, एक छऊ नृत्य है, लोक नृत्य है। इस छऊ नृत्य जो है मार्शल परंपराओं वाला है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का नृत्य है। इसमें इसको विशेष मान्यता दी गई है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है। और इसमें 3 शैलियाँ हैं। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल के सूर्योत्सव के दौरान किया जाता है, सरायकेला छऊ जो झारखंड में प्रसिद्ध है, और मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा में प्रसिद्ध है। संस्कृति मंत्रालय ने इसे भारत के 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी हुई है। कौन से 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी हुई है। ठीक है। तो आपको इसको याद रख लेना है, 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी हुई है। विषय वस्तु की अगर बात करें तो नृत्यकों ने हिंदू महाकाव्यों, नारायण, रामायण, महाभारत, पुराणों में अन्य भारतीय जो है इसमें साहित्य की कहानियों का मंचन किया गया है, और यह है शैववाद, शक्तिवाद, वैष्णववाद के पाए जाने वाले धार्मिक विषयों के साथ किया जाता है। तो इनको याद कर लेना है आपको। और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। 2010 में इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची शामिल किया गया है छऊ नृत्य को। इसकी प्रसिद्ध नर्तक जो हैं वही हैं। यहाँ पर इसमें अच्छा एक गलत हो गया छऊ नृत्य में, तो इनको शामिल नहीं करना है, एक वो वाला शामिल हो गया है इसमें। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो संगीत नाटक अकादमी आज शास्त्रीय नृत्य को मान्यता है,
और सभी नृत्यों का मूल आधार जो है नाट्यशास्त्र है, और नृत्य है सभी नृत्यों को अभिन्न अंग है। और 3 मुख्य नृत्य तत्व हैं, नृत्य, नृत्य और नाट्य। 4 प्रकार का अभिनय होता है, सात्विक, अंगिका, वाचिका और आहार होता है। छऊ जो लोक नृत्य है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा विशेष मान्यता प्राप्त है। तो अब हम आ गए हैं प्रैक्टिस प्रश्न में। हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, इसमें थोड़ी सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और चीज़ों को याद कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो भरतनाट्यम की कौन सी शैली का श्रेय मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई की शिष्या रुक्मणी देवी अनुडेल को जाता है, जिन्होंने चेन्नई में एक संस्थान की स्थापना की हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है कला क्षेत्र शैली। और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित थी? तो ये पांडनलूर से संबंधित थी, पांडनलूर शैली से संबंधित थी। कौन सी? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। और इसके अलावा इन्होंने रुक्मणी देवी अनुडेल ने किस चीज़ की स्थापना की हुई थी? तो चेन्नई में जो है कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की थी। कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान की स्थापना की थी। कौन सी? कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की थी, और जो भरतनाट्यम को एक प्रकार से कला के रूप में बढ़ावा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुचिपुड़ी नृत्य में प्रवेश किस संगीत का मुख्य विषय है? कुचिपुड़ी नृत्य में प्रवेश जो है वो किस संगीत का मुख्य विषय है? तो आपको पता है दारू संगीत का है, जो जारू शैली को अपनाता है। कौन सी? जारू शैली को अपनाता है। कुचिपुड़ी नृत्य है जो दारू संगीत से संबंधित है, जारू शैली को अपनाता है। इसके अलावा सोपना संगीत को कौन अपनाता है? तो एक कथकली नृत्य, जो कथकली नृत्य। और बोर गीत जो है किससे संबंधित है? शंकरदेव से संबंधित है, शंकरदेव द्वारा रचित था। और किस नृत्य में? सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य कहाँ पर फेमस है? असम में। तो इस तरीके से आपको याद करना है। रिकॉल करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो होता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप जो भी विकल्प हैं उनको रिकॉल करें, और उससे संबंधित, अगर मान लो कुचिपुड़ी नृत्य है तो इससे संबंधित जो जो तथ्य आपको याद आ रहे हैं उन तथ्यों को आप याद करिए। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहिनी अट्टम में अदावुज को 20वीं सदी में कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। कल्याणी कुटी अम्मा को मोहिनी अट्टम की मां के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों ही सही है। सी नंबर सही है, 1 और 2 दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मणिपुरी नृत्य के संदर्भ में थांगता का क्या अर्थ है? तो ये पारंपरिक मार्शल आर्ट है। थांग का अर्थ होता है तलवार, और ता का अर्थ होता है भाला। तो युद्ध कला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही रूप में सम्मिलित करना है। इन जो हमने बताया था आपको, ये सारे नृत्य जो मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं, मणिपुर से में चलते हैं, तो इनको एक दूसरे से मिलाना है। मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो इसमें आता है सबसे पहला था पुंग चोलोम, जो कि नगाड़ों की गर्जना से संबंधित है। नगाड़ों की गर्जना से संबंधित है। और मणिपुरी संगीतन में जो है इसमें गीत की आत्मा भी इसको कहा जाता है। फिर आता है करताल चोलम। तो करताल चोलम जो है जो झांझ का तांडव नृत्य है, झांझ का तांडव नृत्य। और ढोल चोलम जो है ये बसंत ऋतु में ड्रम नृत्य है। ढोल चोलम जो है बसंत ऋतु में ड्रम नृत्य है। इसमें यायो सांग जो है होली का बसंत त्योहार के नाम से इसको भी जाना जाता है। तलवार जो है, थांगता जो है तलवार और भाले का नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो गया, ए नंबर सही आंसर हो गया। इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। उसके पहले 5 क्वेश्चन हमने रिकॉल कर लिए थे। तो टोटल डेली हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं। और कल से हम एसएससी सीजीएल मेंस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी ला रहे हैं। ठीक है। एक टेस्ट होगा, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, और डेली नहीं होंगे ये क्लास, अल्टरनेट डे पर ही ट्राई करूंगा कि अल्टरनेट डे पर हूँ। और तब तक जब एग्जाम तक होंगे तो हम 10 करीब टेस्ट तो प्रैक्टिस कर चुके होंगे, 10 नहीं तो 5-6 तो हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो इस तरीके से हम सारे उसको रिकॉल कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसको जाकर जरूर डाउनलोड कीजिए। मेरे पास बार बार कंपनियों का कॉल आ रहे हैं कि आप में लीड नहीं मिल रही, कोई भी डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। तो वो डाउनलोड करिए अगर आप लोगों के पास एक वीडियो पहुंच रही है। और अभी तक आपने प्राइम एसएससी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जो भी मैंने पूछा हुआ है क्वेश्चंस, उसके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ परसों। धन्यवाद।